Okay, yes. So we can continue now. So in today's class we will be discussing various types of concrete. ठीक है, कौन कौन से कंक्रीट होते हैं, स्पेशल टाइप के कंक्रीट्स भी होते हैं, एक नॉर्मल कंक्रीट हम लोगों ने अभी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके टेस्ट देखे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, कंक्रीट कहाँ पर यूज होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब अभी तक हमने कवर किया। बट आज का जो टॉपिक है कहूँगा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस टाइप ऑफ कंक्रीट्स। मतलब कि आप देखोगे आज की कितने अलग अलग टाइप के कंक्रीट्स अवेलेबल हैं और किनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किनका क्या यूज होता है। ठीक है, सो दैट विल बी टुडेज टॉपिक, और आई शैल जस्ट शेयर माय स्क्रीन टू यू ऑल। Kindly let me know if it is visible to you. Yes, sir. So this slide is visible to you. Types of concrete. Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you. Thank you. Okay. So we have seen like conventional concretes, right? कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट्स हम लोगों ने अभी तक का देखे, जो कि हम लोग नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम लोग यूज करते हैं। कंक्रीट की यूजेस आपको पता है सारे सारे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फॉर बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कई कई साइड पे ऐसा होता है कि हम लोगों को कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज को, उन सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज को, ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट की हैं, उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों को स्पेशल टाइप की कंक्रीट्स की जरूरत पड़ती है। तो लेट अस सी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन से कंक्रीट होते हैं, वो देखते हैं। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कंक्रीट्स। सो देखते हैं कौन कौन से कंक्रीट्स हैं। सी these are the types of concrete. फर्स्ट इज योर आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। नेक्स्ट विल गो थ्रू फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। नेक्स्ट विल बी लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, आरएमसी रेडीमिक्स कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट एससीसी बोलते हैं इसको, और शॉर्टक्रीट। ठीक है, इतने टाइप के देखिए कंक्रीट होते हैं, और हम लोग अभी तक नॉर्मल कंक्रीट के बारे में देख रहे थे। तो ये सारे के सारे इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अपना अपना यूजेस है इनका, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। सो फर्स्ट विल बी योर आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब आपको नाम से पता चल रहा है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। तो ये जो कंक्रीट है किससे मिलके बना है, रेनफोर्स्ड और सीमेंट को मिलाया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मतलब जो मिक्स करके बनाया गया हो। तो ये कंपोजिट मटेरियल मेड अप ऑफ सीमेंट एंड रेनफोर्समेंट, सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या चीज होती है, इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर। सरिया। बिल्कुल ठीक, जो हम लोग सरिया यूज करते हैं। ठीक है, इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे स्टील भी इसको बोलते हैं, रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, बार्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में, उसपे क्या बोलते हैं, सरिया हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन नाम से आप इसको बहुत कॉमनली जानते हो। तो कि आरसीसी क्या है, उसमें रेनफोर्समेंट और कंक्रीट दोनों मिक्स होगा। अब आप कहोगे कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, सारे स्ट्रक्चर्स बेसिकली ज्यादातर, जैसे कि हमारी बीम हो गई, कॉलम हो गई, ठीक है, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर जितने डैम, ब्रिजेस, इन सब में रेनफोर्समेंट और कंक्रीट दोनों का यूज होता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाले मटेरियल्स में से एक है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, हम लोग क्यों कंक्रीट में रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस। ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन झेल सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंक्रीट होता है इट रेजिस्ट कंप्रेशन। कंक्रीट, मान लीजिए कंक्रीट का एक ब्लॉक है, ठीक है, आप इसमें ऊपर से लोड लगाओगे, ठीक है, यहाँ से आपने किसी तरीके का लोड लगाया, तो ये अच्छे से कंप्रेशन झेल लेगा। ठीक है, ऊपर की साइड तो कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ से ये दबेगा, ये कैसे बेंड होगा कंक्रीट, मान लीजिए ऐसे बेंड होगा, जब लोडिंग होगी कुछ इस तरीके से बेंड होने लगेगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है मटेरियल, और नीचे की तरफ टेंशन आ रहा है। यहाँ पर आपका कंप्रेशन हो रहा है, ये देखिए अंदर की तरफ ऊपर,
और ये टेंशन हो रहा है आपका बाहर की तरफ। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो किस में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कंक्रीट जो है कंप्रेशन झेल सकता है, बट टेंशन का अच्छा मेंबर नहीं होता कंक्रीट। ठीक है, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे अगर टेंशन होगी तो इस क्रैक्स को से बचने के लिए, इस टेंशन को और शेयर को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमेशा रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जहां पर टेंशन आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करेंगे इसको। और मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है, अगर आप लोग सोम पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कैंटिलीवर बीम। ठीक है, यहाँ से फिक्स होती है और एक साइड से फ्री होती है, ये एंड फिक्स एंड है इसका। ठीक है, अब बताइए अगर मैं यहाँ पर लोड लगाता हूँ इस जगह पे, तो ये कैसे बेंड करेगी, कुछ नीचे को बेंड करेगी, इस तरीके से बेंड करेगी। सॉरी, वो ना इसमें थोड़ा बनाना मुश्किल है, बट कुछ इस तरीके से बेंड करेगी। तो अब मुझे बताइए कि इसमें कंप्रेशन कहाँ पर है और टेंशन कहाँ पर आ रहा है। जब ये बेंड करेगी नीचे को, तो कहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है और कहाँ पर टेंशन आ रहा है। कोई आंसर करना चाहेगा। सर ऊपर वाले हिस्से में आ रही है टेंशन और नीचे कंप्रेशन। ठीक है, ऊपर आ रही है टेंशन टी और नीचे आ रहा है कंप्रेशन। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ मटेरियल दब रहा है, ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, तो टेंशन आ गई, कंप्रेशन आ गया। तो मैंने बताया कि टेंशन को कौन झेलता है, रेनफोर्समेंट। तो इस केस में आप रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हो, जहाँ कैंटिलीवर होता है, जिस साइड पे टेंशन होती है, तो ऊपर की तरफ आप इसमें रेनफोर्समेंट लगाओगे। इस वाले में आप कहाँ लगाओगे, जो पहला केस मैंने दिखाया था आपको, ये मान लो एक बीम है, इसमें ऊपर कंप्रेशन है, जब ये बेंड होगी मैं ऊपर से लोड लगाऊंगा, इसमें ऊपर से कंप्रेशन आता है, नीचे इसमें टेंशन आता है। ठीक है, तो मेरा टेंशन जोन पे मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होती है। तो सरिया कहाँ पर डाली जाती है, जहाँ पर टेंशन होता है, तो टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए, फॉर रेजिस्टिंग द टेंशन एंड शेयर। राइट, तो इसलिए रेनफोर्समेंट का यूज होता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट। So the purpose of reinforcement is the steel bars are embedded in the tensile zone of concrete to compensate the poor tensile resistance of concrete। यही मैंने आपको बताया था कि poor tensile resistance of concrete। कंक्रीट का क्या है, कंक्रीट टेंशन नहीं ले पाता, राइट। जब कंक्रीट टेंशन नहीं ले पाता तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड द सराउंडिंग कंक्रीट इंश्योर्स स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, और जो उसमें स्ट्रेन होता है वो डेवलप, उसकी कंपैटिबिलिटी को डेवलप करता है, उसके बीच में बॉन्ड। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, द रेनफोर्सिंग स्टील, जो भी स्टील है इम्पार्ट्स डक्टिलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो वो उस मेंबर को डक्टाइल भी बना देता है, उसमें एकदम सडन फेलियर नहीं होगा, वो हल्के हल्के खींचेगा, पहले उसमें इलांगेशन होने लगेगा, तब जाके वो फेल होगा। ठीक है, उसमें सडन फेलियर नहीं होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ कंक्रीट है, तो कंक्रीट एकदम से टूट जाएगा, ऐसे यहाँ पर क्रैक आने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे नीचे से क्रैक आएंगे टेंशन जोन पे, यहाँ पर क्रैक आने लग जाएंगे, यहाँ से टूटने लगेगा। बट अगर आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी तो इसमें डक्टिलिटी भी आ जाती है थोड़ा, तो ये रेनफोर्समेंट की वजह से हल्का हल्का खींचेगा, इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ठीक है, सडन फेलियर नहीं होगा, हल्के हल्के पहले रेनफोर्समेंट में एलोंगेशन होने लगेगा, तो तब तक आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। तो इसमें ये इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। The reinforcing steel also supplements concrete in bearing compressive forces। तो और ही compressive forces को भी bear करता है। अब ऐसा कौन सा केस है, अभी मैंने बताया था कि टेंसाइल में यूज होता है, बट आपने देखा होगा कॉलम्स जब हम बनाते हैं तो वो एज अ कंप्रेसिव फोर्सेस को भी वो रेजिस्ट करता है। ठीक, कॉलम कैसे होंगे, इस तरीके के कॉलम होते हैं। मान लीजिए कॉलम है, इसमें आप रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हो, ये। ठीक है, इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, ऊपर से इसमें लोड आता है, किसी बीम का लोड आता है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेनफोर्समेंट इस तरीके से प्रोवाइड करते हो उसमें, तो ये कंप्रेसिव फोर्सेस को भी बेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये जो आरसीसी है। आरसीसी आपको मतलब बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग में यूज होने वाला है, इनफैक्ट इस पे ये सब्जेक्ट भी है हमारा एक, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर्स करके, और डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट्स, दो दो हम लोगों के थर्ड ईयर में ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, तो उसमें और ज्यादा जानेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट एक और चीज है आपका, ये भी आप लोगों को थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आरसीसी। आरसीसी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, आरसी स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, देखिए सेकंड टाइप का कंक्रीट है, इसमें लिखा है प्री स्ट्रेस।
तो नाम से पता चला प्री मतलब पहले, और स्ट्रेस मतलब जो पहले से स्ट्रेस हो क्या आ रखा हो। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, इसका कैसे यूज होता है। देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आजकल जब भी ब्रिज वगैरह बन रहे हैं तो पहले से ही एक सेक्शन बन के आता है, ठीक है, ब्रिज का, और उसको ट्रक में लोड करके लाते हैं और साइड पे उसको लगा देते हैं, ठीक है, कास्टिंग यार्ड से वो कास्ट होकर आता है वो, ठीक है। तो वो वाला सेक्शन जो है एक वो प्री स्ट्रेस भी करके लाते हैं उसको। अब प्री स्ट्रेसिंग का क्या फायदा है, देखिए आप इसको इस तरीके से समझिएगा। ये आपकी एक बीम है, ठीक है, मैंने बताया था ये बेंड करेगी नीचे को, इस तरीके से कुछ बेंड करेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से बेंड करेगी। ऊपर तो कंप्रेशन है, नीचे टेंशन आ रहा है, नीचे टेंशन जोन है, ऊपर कंप्रेशन जोन है, ठीक है। तो नीचे फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं टेंशन की वजह से। तो हम लोग रेनफोर्समेंट इसलिए प्रोवाइड करते थे, राइट। तो जहां पर भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टेंशन वाली साइड में, हम उसको पहले से प्री स्ट्रेस करके लाते हैं। प्री स्ट्रेस कैसे करते हैं, टेंशन का मतलब क्या है कि इसमें खिंचाव बाहर की तरफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इसको पहले से ही इस पे रेनफोर्समेंट लगाते हैं, जिसको कि हम प्री स्ट्रेस करते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए पहले से ही हम लोग कास्टिंग यार्ड से उसको अंदर की तरफ प्री स्ट्रेस करके लाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा ये अंदर की तरफ जोर लग रहा है इस रेनफोर्समेंट। अब ये कैसे लग रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये भी हमारा पूरा सब्जेक्ट है। फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये अंदर की तरफ जोर लगा रहा है, मतलब इसमें कंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एक किस्म से क्या कर रहा है, टेंशन को काउंटर बैलेंस कर रहा है, जो टेंशन है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे हम टेंशन जो है उसमें क्रैकिंग या फिर फेलियर होने से बचा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से पहले ही इस तरीके का एक फोर्स, लेट अस से पी फोर्स हम लोग लगा देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, ताकि वो टी जो बाहर को लग रहा है टेंशन उसको काउंटर बैलेंस कर सके, बैलेंस कर सके। तो इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेस, हम पहले से ही इसको करके आते हैं यार्ड से, ठीक है, कास्टिंग यार्ड से। अब टेंशन कब डेवलप होगा, जब इसके ऊपर कोई लोड होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं एक मिनट आप लोगों को जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक मिनट इसको थोड़ा समझाता हूँ ढंग से, जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके, सो एम आई विजिबल, दिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसको। यस सर। ओके ओके, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट कुछ इस तरीके से ले लीजिए। मान लीजिए ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक किस्म से ये ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है, ठीक है। इसमें इसमें इस ब्रिज के ऊपर से जब गाड़ी जाएगी, ठीक है, आप बताइए कि जब इसके ऊपर से कोई गाड़ी आएगी तो वो क्या करेगी, ऊपर से उसमें लोड लगेगा, ठीक है, और वो किस तरीके से ब्रिज किस तरीके से बैंड होगा, कुछ इस तरीके से होना लगेगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो गया है, देखिए कंप्रेस हो गया, और नीचे क्या आ गया है, टेंशन, नीचे से खिंचाव आ गया है ना, कुछ इस तरीके, मतलब इतना बैंड नहीं होगा, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नीचे से टेंशन आ गया है। तो मैं क्या करूं, मुझे इस टेंशन को खत्म करना है नीचे से, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं ब्रिज को पहले से प्री स्ट्रेस करके लाऊं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मैं सेक्शन बनाऊं, इतना इस तरीके का। तो नीचे क्या है, अभी कंप्रेशन है, ठीक है, नीचे कंप्रेशन है, ऊपर टेंशन है, ऐसे में दिख रहा है आपको, ऊपर से खिंचाव आ रहा है, नीचे की तरफ अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्री स्ट्रेस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको इस तरीके से असेंबली करता हूँ इसकी, कि नीचे कंप्रेशन हो, ऊपर टेंशन। अब ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर गाड़ी जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर से गाड़ी गई तो वो नीचे को आने की कोशिश करेगा और ये अपने आप सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, या फिर मतलब मान लीजिए नीचे की तरफ जो टेंशन आना था उसको काउंटर बैलेंस कर लिया इसने, ठीक है। ये इस तरीके से काउंटर बैलेंस करता है। अब आप देखिए कैसी टेक्निक्स होती हैं, कैसे यूज करते हैं हम लोग। अभी कैसे आप कहोगे सर ये प्री स्ट्रेस कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं, लेट अस से मान लीजिए ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये बीम है, ठीक है। अब इसमें प्री स्ट्रेसिंग कैसे होगी, आप क्या करोगे, एक तो होता है पोस्ट टेंशन, एक होता है प्री टेंशन मेंबर, और एक होता है पोस्ट टेंशन मेंबर, ठीक है। तो अभी इसमें आगे दिखाऊंगा भी मैं आपको।
प्री टेंशन का मतलब क्या है, जिसमें टेंशनिंग पहले से हो रही हो, प्री, जिसमें हम पहले से टेंशनिंग करके रख रहे हैं। और पोस्ट का मतलब क्या है, जिसमें हम बाद में कर रहे हैं टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग हम कैसे कर सकते हैं, आप मान लीजिए 2 एंकर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच में आप वो टेंडन वायर डालते हैं। वायर मतलब कि वही स्टील की वायर होती है जिसकी वजह से टेंशनिंग होती है, जो अंदर की तरफ कंप्रेशन फोर्स लगा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या करते हो इसमें, आप दोनों तरफ से इसको बांध देते हो और उसको टेंशन देते हो। टेंशन कैसे दोगे, बाहर की तरफ खींचोगे, ठीक है, और उसको बाहर की तरफ खींच के आप उसको क्लैम्प कर दोगे साइड से। तो उसमें खिंचाव आ गया, स्टील में खिंचाव आ गया आपकी। अब आप क्या करोगे, उसके ऊपर से कंक्रीट के ब्लॉक को मोल्ड कर दोगे। मोल्ड करना मतलब कि उसको कास्ट कर दोगे उसके ऊपर से। तो जैसे ही कंक्रीट सेट हो जाएगा, अब वायर उसके अंदर है, वायर में तो टेंशन है, ठीक है, वायर में टेंशन है और कंक्रीट सेट हो गया उसके ऊपर। उस टाइम पर आप क्या करोगे, उस वायर को फिर साइड से कट कर दो। तो जैसे ही आप कट करोगे, कोई भी स्टील की वायर अगर आपने उसको टेंशन दिया है, तो वो क्या करेगी, कट करते ही वो अंदर आने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो वो अंदर आने की कोशिश करेगी, मतलब वो क्या कर रहा है, वो वही चीज कर रहा है जो मैंने आपको बताया था। नीचे से वो उसको कंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ वो कंप्रेस कर देगा। मतलब वही जो फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगाया था, वो जैसे मैं रस्सी काटूंगा, जैसे मैं स्टील को कट करूंगा, वो अंदर को फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो मैंने क्या किया, टेंशन जोन पे कंप्रेशन पैदा कर दिया। अब वही कंप्रेशन जो नीचे पैदा हुआ है, वो कंप्रेशन किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, टेंशन को। जो गाड़ी चलने की वजह से टेंशन आएगा, ऊपर से गाड़ी जाएगी तो ये ऐसे बेंड करेगा ना, तो वो मैं पहले से ही ऐसा है, तो वो काउंटर बैलेंस कर दिया उसको। ये सेक्शन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ये ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये काउंटर बैलेंस हो गया, ठीक है। पहला तरीका तो ये है प्री टेंशनिंग का। पोस्ट टेंशनिंग का क्या तरीका, पोस्ट मतलब कि बाद में, मतलब कि पहले कंक्रीट को आप सेट कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद उसमें टेंशनिंग कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, आप जब कंक्रीट को सेट करेंगे, मोल्ड करेंगे, तो उसके अंदर एक मोल्ड बनाते हैं, किसका, पाइप डाल देते हैं आप उसके अंदर, ठीक है, अंदर से टेंशन जोन पे। जब आप उसमें पाइप डाल देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप जब कंक्रीट सेट हो जाता है, उस पाइप को आप रिमूव कर देते हैं, तो उसमें होल बन जाता है कंक्रीट में, लंबा सा होल बन जाता है। अब आप क्या करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग है, मतलब कि अब कंक्रीट सेट हो चुका है, अब आप उसको टेंशन करना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या था, पहले मैंने टेंशन दिया और फिर कास्ट किया। अब क्या है, मैंने पहले कंक्रीट को कास्ट कर दिया पोस्ट में, पोस्ट टेंशनिंग में, अब टेंशन दूंगा। अब टेंशन कैसे दूंगा, अब मैं उसके अंदर, उस होल के अंदर वायर को डालूंगा और फिर उसको खींचूंगा, टेंशन दूंगा उसमें बाहर की तरफ, और मैं उसको फिर साइड से क्लैम्प कर दूंगा, एंकर कर दूंगा, ठीक है, उसको मैं बांध दूंगा। तो जब मैंने उसको क्लैम्प कर दिया, एंकर कर दिया साइड से, तो अब क्या होगा, जैसे मैं उसको एंकर करूंगा, जो टेंशन छूटेगा वो अंदर की तरफ कंप्रेशन पैदा करेगा। तो दोनों तरीके से, दोनों के दोनों तरीके हैं, पोस्ट टेंशनिंग भी आप कर सकते हैं, प्री टेंशनिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेंशन जोन में पहले कंप्रेशन देते हैं, ताकि वो आने वाले टेंशन को, उसको काउंटर बैलेंस कर सके, वो ऐसे ना नीचे टेंशन कम आए, मतलब उसको काउंटर बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो आई होप, मतलब मैं क्लास में होते तो मैं उसको आपको थोड़ा और बेटर बता पाता यूजिंग समथिंग। और अभी इतना बहुत इजी नहीं हो रहा है ब्लैक बोर्ड के बिना यहाँ पे कर पाना, इस चीज पे बता पाना आपको। बट देन आप एक आइडिया रखिए इसको, बिकॉज ये थर्ड ईयर में आप लोगों का पूरा एज अ सब्जेक्ट है, आप इसको पूरा डिजाइन करोगे, ठीक है। प्रीकास्ट मेंबर्स आप डिजाइन करते हो, सॉरी, ये प्री स्ट्रेस मेंबर्स आप पूरा डिजाइन करते हो उसमें, ठीक है। तो वापस से बढ़ते हैं, आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से करना, किस तरीके से प्री स्ट्रेस मेंबर होते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। देख लेते हैं उसमें। I'll just present the screen. Just a minute. Window. Okay. ठीक है. So we are back. We are back to our slides. अब देखिए इसमें क्या होता है. Pre-stressed concrete. One of the serious limitation of reinforced concrete, जो हम लोग concrete यूज करते हैं RCC, उसमें क्या होता है, उसमें क्रैकिंग आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, विच इज अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो उसमें आपका क्रैकिंग आएगी, ठीक है। So once crack occurs, they do not disappear even after removal of road. ये तो of course simple, मतलब common सी बात है. So what are the issues that the present issues with the presence of crack? अब इन cracks के संग क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। इन cracks में क्या दिक्कत है, एक तो इसके वजह से स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी होती है बेयर करने की, मतलब लोड लेने की, वो उसका कम हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो रेनफोर्सिंग बार्स में गेट कोरोडेड, तो बार्स भी करोड हो सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो गैप्स के अंदर आ सकता है, क्रैक्स के अंदर आ सकता है, तो बार्स करोड हो सकती है, ठीक है।
और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इन क्रैक को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली उसमें एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, कंप्रेसिव फोर्स, है ना। तो ये क्या है, द फोर्स इज सो अप्लाइड दैट इट कॉजेस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द जोन ऑफ द मेंबर वेयर टेंसाइल स्ट्रेस विल बी एक्सटर्नल, द टेंसाइल लोड इट विल नॉट बी क्रैक। जस्ट अ मिनट, दीज अब जो ये चीज जो इसमें लिखी हुई है वो सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको अभी बताई थी। तो ठीक है, तो हम लोगों का मेन पर्पस क्या था, हम लोगों को ये एलिमिनेट करना है, क्या चीज, ये क्रैक्स को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, हमने उसमें आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया क्या, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, अ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ परमानेंट नेचर। मैंने अभी बताया था, मैंने कंप्रेसिव फोर्स जनरेट किया, उसमें कैसे किया था, वही वायर्स का यूज करके, स्टील का यूज करके, ठीक है, पहले उसको टेंशन दिया, फिर वो उसको कट किया तो वो वापस अंदर की तरफ कंप्रेशन देने लगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों का आर्टिफिशियली हम लोगों ने ये जनरेट किया। तो सो इट एक्चुअली इट कॉजेस compressive stress in the zone of member where tensile stress will be caused। जहां पर टेंसाइल आ रहा है वहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दिया है उसको, जो कि क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, इट विल न्यूट्रलाइज द टेंसाइल स्ट्रेस, और जो क्रैक होंगे उसको बनने से बचाएगा। यही जो चीज है वही मैंने आपको एक्सप्लेन की थी इस चीज में, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। एंड pre-stress concrete thus may be defined as concrete in which stresses of suitable magnitude and distribution are introduced to counteract, ये देखिए काउंटर बैलेंस बोला था मैंने, वैसे counteract a desired degree the stress resulting from external loads। जितने भी external loads, मतलब external load मतलब गाड़ी जो मैं बता रहा था आपको, ये एक्सटर्नल लोड है, इसके वजह से जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, और वो क्या होगा, सुटेबल मैग्नीट्यूड और का होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन। मैग्नीट्यूड मतलब जो वो बाहर को जितना मैंने टेंशन लगाया था उतना ही वो अंदर की तरफ कंप्रेशन दे रहा है ना। तो वो टेंशन क्या है, ऐसा थोड़ा कि आप जितनी मर्जी चाहो उतना लगा लो ना, मतलब उसमें आपको सुटेबल मैग्नीट्यूड का चाहिएगा, मतलब कि सुटेबल मैग्नीट्यूड मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ऑफ अ डिजायर डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑफ अ डिजायर डिग्री, कितने तक का आपको उसमें प्री स्ट्रेस करना है, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने किलो न्यूटन का आपको फोर्स लगाना है बाहर की तरफ, ताकि वो अंदर की तरफ कंप्रेसिव फोर्स बन के आए, ठीक है, तो ऑफ अ डिजायर डिग्री। अब द क्वेश्चन इज, कैन वी यूज द सेम ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, क्या हम वही कंक्रीट और वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो आरसीसी में करते थे, नहीं। इसमें क्या होता है, हम लोगों को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज आप बहुत नोट कर लें कि आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हमेशा यूज करनी होती है, किसमें, प्री स्ट्रेस सेक्शंस बनाने के लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने के लिए आप लोगों को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, M30 से ऊपर का जो ग्रेड होता है M30, उससे ऊपर का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। और स्टील जो है वो भी आपकी Fe415, स्टील में मैंने शायद आपको ये बताया नहीं नॉमेनक्लेचर क्या होता है। Fe मतलब क्या होता है, स्टील आयरन के लिए बोलते हैं ना Fe, तो इसको स्टील को इस तरीके से दिखाया जाता है Fe415, Fe250, ठीक है। तो Fe मतलब क्या होता है, स्टील, और 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे इसका टेंसाइल स्ट्रेस बताती है कि कितना ये ले सकता है टेंशन, ठीक है। उसी तरीके से अब आगे चल के और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्टील के बारे में, ठीक है। सो इससे क्या होता है, क्या फायदा होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट लगाने से हम लोगों को छोटे क्रॉस सेक्शंस मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। क्रॉस सेक्शन छोटे का मतलब क्या होता है कि जो इतना बड़ा मेंबर लगना होता है, जितना बड़ा साइज का हम लोगों को सेक्शन बनाना, उतना बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। तो छोटा बनाने से क्या होगा, स्टील कम लगेगा, कंक्रीट कम लगेगा, हम लोगों का मटेरियल बचेगा, और वो इकोनॉमिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, उससे हमारा स्मॉलर सल्फेट होगा, सल्फेट भी कम होगा, उसका जो मेंबर का सेल खुद का वेट है वो कम हो जाएगा, और स्पैन भी लगे रहेंगे हम लोगों को, ठीक है। हाई बियरिंग स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, और क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस भी बढ़ जाता है इन एंकरेज जोन। एंकरेज जोन क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि किनारे से एंकर कर देते हैं ना, उसको बांध देते हैं, वो उसको बोलते हैं एंकरेज जोन। तो वहां पर बियरिंग स्ट्रेसेस चाहिए होते हैं ज्यादा, तो इसलिए हम लोगों को देखिए, अगर वहां पे हमने एंकर किया है तो लोहा उस चीज को, स्टील उस चीज को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए हम लोगों को हमेशा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करना पड़ेगा, ताकि ये चीज जो है उसकी वजह से वहां पे टूटे ना, है ना। वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट दीज स्ट्रेसेस, तो हम लोगों को बहुत हाई ग्रेड का कंक्रीट चाहिए इनको रेजिस्ट करने के लिए। उसी तरीके से हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इसलिए भी चाहिए कि श्रिंकेज और क्रैक जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। और
with higher modulus of elasticity and smaller creep strength resulting in smaller loss of pre-stress। तो जितना ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जितना कम ये क्रीप वगैरह रहेगा, उसमें उतना ही कम लॉस होगा प्री स्ट्रेस का। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मैंने मान लीजिए बाहर की तरफ लगाया था 100 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक है, लेट अस से 100 किलो न्यूटन का फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगाया, तो जैसे मैंने वायर को कट किया तो यही फोर्स ऑफ कंप्रेशन में अंदर की तरफ लगेगा टेंशन जोन में 100 का, ठीक है। तो क्या होता है कि 100 का 100 पूरा का पूरा अंदर की तरफ नहीं लगता, कुछ ना कुछ लॉसेज हो जाते हैं। मान लीजिए 10 का लॉस हो गया और ये सिर्फ 90 ही लगता है, ठीक है। तो ये लॉसेज भी हम लोग ने, जो ये आपका सब्जेक्ट आएगा थर्ड ईयर में, देन विल डिस्कस इट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं। तो जितना जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, जितना आप जनरेट करते हो उतना ही थोड़ा मिल जाता है आपके ट्रांसमिशन में, लॉस हो जाता है ना कुछ। उसी तरीके से प्री स्ट्रेस का भी लॉस हो जाता है। 100 किलो न्यूटन का आपने बाहर को लगाया तो आपको सिर्फ 90 मिल रहा है, 10 का लॉस हो जाता है। किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, स्लिप हो गया कहीं पे, है ना। तो इन वजह से कई सारे और भी फैक्टर होते हैं, जैसे 6-7 फैक्टर्स होते हैं, श्रिंकेज हो गया कहीं पे कॉन्क्रीट में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, आपका लॉस होता है प्री स्ट्रेस में। तो इसको, इस लॉस को बचाने के लिए भी हम लोगों को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत होती है, कंक्रीट और स्टील की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन था, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था इसमें प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन, देखिए ये वही टर्म आ गया कि कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग इज अचीव्ड आइदर बाय प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, या तो आप प्री टेंशनिंग कर सकते हो या पोस्ट टेंशनिंग कर सकते हो। नाम से ही पता चल रहा है, प्री टेंशनिंग मतलब जिसमें आप पहले टेंशन दोगे और बाद में कंक्रीट को कास्ट करोगे। पोस्ट टेंशनिंग मतलब जहां आपने पहले कंक्रीट को कास्ट कर दिया है, उसके बाद उसमें टेंशनिंग दी है, रेनफोर्समेंट उसके बाद डाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन की गई है। और the minimum 28 days compressive strength is 40 Newton for pre-tension members and 30 Newton per mm for mm square for post tension member। तो आप देख लीजिए ये जो स्ट्रेंथ है उसका भी फर्क है। जो प्री टेंशन मेंबर्स है वो 40 न्यूटन mm स्क्वायर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देती है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें आ रही है, और पोस्ट टेंशन में थोड़ी कम स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। और ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि दोनों की टेक्निक अलग अलग है, तो दोनों में अलग अलग तरीके के लॉसेज होते हैं, उस वजह से ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्री टेंशन को हम लोग प्रीफर करते हैं बिकॉज इसमें ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर की, और इसमें 30 की आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हमने देख लिए, वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए हमें क्रैकिंग को एलिमिनेट करना है, तो मेंबर, तो ये रेजिस्टिंग टेक पार्ट इन रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑल्सो। तो एंटायर क्रॉस सेक्शन क्या है, रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट को, ठीक है। तो मूवमेंट भी रेजिस्ट हो रहा है। उसी तरीके से एज डेड लोड मूवमेंट्स आर न्यूट्रलाइज्ड, डेड लोड को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। शेयर स्ट्रेसेस आर आल्सो रिड्यूस्ड, शेयर स्ट्रेस भी इसमें कम हो जा रहा है काफी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों को जो सेक्शंस बनाने पड़ रहे हैं वो काफी छोटे साइज के हैं, ठीक है। तो जो आप नॉर्मल आरसीसी के बनाओगे, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो बड़े साइज के बनेंगे, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाओगे, जितना उसमें कंक्रीट होगा, सीमेंट होगा, उतना मजबूत होगा, राइट। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बट इसको इकोनॉमिकल करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस करके लाते हैं, प्री स्ट्रेस सेक्शन लाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को छोटे सेक्शन बनते हैं उससे, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी डेड वेट को भी, स्ट्रक्चर के डेड वेट को कम कर दे रहा है। जब वेट को ही कम कर दे रहा है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकल होगा, उसके सेक्शन का साइज कम होगा, ठीक है। इकोनॉमी इज नॉट एज प्रोनाउंस्ड एज इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये देखिए जो चीज मैंने बताई थी, आरसीसी में इतना इकोनॉमिकल नहीं है जितना कि पीएससी इकोनॉमिकल। पीएससी मतलब कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट, आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, हर जगह यूज होता है, हर जगह काफी जगह यूज पे आती है, बीम्स पे, फ्लोर्स पे। हम लोग जनरली घर पे हम लोग प्रीकास्ट मेंबर्स यूज नहीं करते। ज्यादातर आप देखोगे कि जो बड़े, बहुत बड़े ये स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आप देखोगे ये होते हैं, जैसे ब्रिज वगैरह हो गए, है ना, रेलवे के स्लीपर्स हो गए, जो रेलवे में जो रेलवे लाइन के नीचे से लगाए जाते हैं, कंक्रीट के या पहले से लकड़ी के भी लगाए जाते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। मरीन स्ट्रक्चर्स, मतलब काफी हैवी स्ट्रक्चर्स में ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज किया जाता है। सो अब देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम है, आपने ये देखा होगा, इस तरीके के सेक्शंस देखे होंगे आपने, है ना। ट्रक पे लोड होके आते हैं और इनको फिर कंबाइन करके ब्रिज बना दिया जाता है इसके अंदर से इनको। तो ये क्या है, ये पहले से कास्टिंग यार्ड से प्री स्ट्रेस करके लाए हैं। ये देखिए जो होल्स दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रेसिंग कर रखी है इनकी, और फिर इनको जाके वहां पे लगा दिया जाता है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कैसे वायर्स लगाई जाती हैं, ये देखिए इस तरीके से वायर्स हैं इसमें,
ठीक है। यही वायर में आप बाहर को फोर्स लगा रहे हो, जैसे आप इनको छोड़ोगे रिलीज करोगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे, तो ये मेंबर पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा अंदर कंप्रेशन की तरफ। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से इसको कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कास्टिंग का तरीका बताया जा रहा है। ये सब होल्स बने हुए हैं, मतलब यहाँ से आपकी रेनफोर्समेंट रहेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे इसको खींचेंगे बाहर की तरफ और इसमें फिर कंक्रीट को कास्ट कर देंगे। जैसे कंक्रीट कास्ट हो जाए, सेट हो जाएगा, उसके बाद इसको कट कर देंगे, ये अंदर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे। उसी तरीके से ये देखिए, ये वो सेक्शन मेंबर दिखा रखा है, यहाँ पर आपकी रेनफोर्समेंट दिख रही है, नीचे देखिए ये वाली, ये यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिख रही है, मतलब ये प्री स्ट्रेस्ड है, प्री स्ट्रेस्ड मेंबर है, और ये ऊपर से कंक्रीट इसके कास्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के दिखेंगे, कुछ अलग अलग इमेजेस हैं। ये बेसिकली ब्रिज वाला सेक्शन है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, इस तरीके के लोड होकर आते हैं ट्रक में और फिर बाद में इनको असेंबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है प्री स्ट्रक्चर में, ये हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ये हमारा एक सब्जेक्ट का पार्ट है, विल कवर इट इन थर्ड ईयर, पूरे डिजाइन करके देखेंगे हम लोग इसका। ठीक है, अगले तरीके का आपका जो कंक्रीट आता है वो है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। अब फाइबर रेनफोर्स से आप समझ रहे हो कि खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, फाइबर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं रेनफोर्स करने के लिए कंक्रीट को, हम लोग फाइबर को एज अ रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं कंक्रीट में। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, सरिया को यूज कर रहे थे, मतलब स्टील यूज कर रहे थे। उसी तरीके से अब ऐसे एडवांसमेंट होने लगे हैं कि हम लोग फाइबर का भी यूज करके कंक्रीट बना सकते हैं। ठीक है, सो द कंक्रीट कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, ये देखिए कौन कौन से डिस्क्रीट फाइन फाइबर्स ऑफ एस्बेस्टॉस, स्टील, सीसल और ग्लास, कार्बन, पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जैसे कि मतलब कई जगह पे आपने देखा होगा कि बैम्बू का भी यूज किया हुआ है लोगों ने एज अ रिइंफोर्समेंट। ठीक है, उसकी वो भी यूज किया हुआ है, तो काफी लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उसको बोलते हैं फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, कुछ लोगों ने इनफैक्ट आपके एक सीनियर बैच में एक स्टूडेंट था जिसने एफआरसी पे काम किया, उसने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक ग्रास होती है यहाँ पर उत्तराखंड में, ठीक है, उसका ही यूज किया था एज अ नेचुरल फाइबर रेनफोर्समेंट की जगह, और उसमें उसने ये दिखाया था कि उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है उससे। ठीक है, तो इस तरीके के उसमें लैब में आप लोग ये परफॉर्म कर सकते हो ये सारी चीजें, तो ये होती है फाइबर रेनफोर्समेंट। अब इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये फाइबर, फाइन फाइबर, द मेन रोल ऑफ फाइन फाइबर इज टू ब्रिज द क्रैक्स दैट डेवलप इन द कंक्रीट एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ऑफ कोर्स वही काम है, क्रैक को रिड्यूस करना है और डक्टिलिटी को बढ़ाना है सेक्शन की। ठीक है, एंड ऑल्सो इम्पार्ट मोर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड, किसी भी तरीके का अगर इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है तो उसको भी ये रेजिस्ट कर पाता है। तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट को लगाने के ये फायदे हैं। ठीक, इसमें ये और टेक्निकली है, इसमें द इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ, कंक्रीट वॉल्यूम, स्पेसिंग, डिप्रेशन, ओरिएंटेशन, शेप एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर्स। कैसे कैसे फाइबर्स में आप लोग ये सारी चीजें मतलब इनसे आप कभी इसमें एक्सपेरिमेंट करोगे ना, कोई फाइबर लगाओगे रेनफोर्समेंट की जगह, तो आप उसका वॉल्यूम चेंज करके देखो, आप उसमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक उसमें आप डाल के देख सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन उसका, शेप उसका चेंज करके देखो, तो हर चीज में आपको कोई ना कोई चेंजेस दिखेंगे उसकी स्ट्रेंथ में या फिर उसकी प्रॉपर्टी में कंक्रीट के साथ में। ठीक है, आरसीसी में, सॉरी एफआरसी में, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में, तो आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके इसमें देख सकते हो। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर हम लोगों को ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइन एग्रीगेट का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है देन कन्वेंशनल कंक्रीट, जिसमें कि हम लोगों को ज़्यादातर हम लोगों का रेशियो क्या होता है, मेन एग्रीगेट का ज़्यादा होता है, जैसे कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट बोलते हैं ना, 1:2:4। तो 4 जो है रेशियो को फाइन एग्रीगेट से ज़्यादा किसका है, कोर्स एग्रीगेट का है। तो बट इस वाले में क्या होता है, ज़्यादातर फाइन एग्रीगेट को हम लोग ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। और आपको इसमें क्या है, एफआरसी मतलब फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट को फुली इफेक्टिव बनाने के लिए उसको पूरा एम्बेड किया जाता है इन द मैट्रिक्स। ठीक है, एम्बेडेड मतलब कि उसको पूरा उसमें सीमेंट में डाला जाता है, उसको पूरा एम्बेडेड किया जाता है, फिर उसके बाद कास्टिंग की जाती है। तो मे बी इसमें आप ना ये देखिए, इसमें ये देखिए, ये कुछ फाइबर्स हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से बीच से सेक्शन में दिखाए हुए हैं, ये देखिए फाइबर्स। ठीक है, ये सेक्शन को तोड़ के दिखाया कि फाइबर्स किस तरह, तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये क्रैक आने से बचाते हैं सेक्शन को और उसको थोड़ी डक्टिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली रेनफोर्समेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये रेनफोर्समेंट का ही रिप्लेसमेंट है और इसमें कंटिन्यूस स्टडी चलते रहती है, हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट
देखते रहते हैं कि कौन कौन से फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स भी यूज करते हैं लोग, ग्लास फाइबर यूज करते हैं, कई तरीके मैंने अभी आपको बताए थे ऊपर, नायलॉन यूज करते हैं। तो इन सारे तरीकों के फाइबर्स को यूज करके लोग काम में ला रहे हैं और ऐसे कंक्रीट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एफआरसी, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये मैं आपको शेयर करूँगा, देन यू कैन सी दैट उसमें कोई कहाँ कहाँ पे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है। ठीक है, एक चीज़ और आप देख लीजिए इसका एक्शन क्या रहता है। ठीक है, द टेंसाइल क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मैट्रिक्स इज अबाउट 150 ऑफ दैट ऑफ यील्ड ऑफ द स्टील फाइबर। जो टेंसाइल क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मैट्रिक्स जो है, मतलब जो हम कंक्रीट वाला आरसीसी वाला यूज कर रहे हैं, उसका क्या है, स्ट्रेन क्या है, 150 दैट ऑफ द स्टील फाइबर, जो हम स्टील फाइबर यूज करते हैं उसमें। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली व्हेन एफआरसी इज लोडेड सीमेंट कंक्रीट मिक्सेस क्रैक्स लॉन्ग बिफोर द फाइबर्स आर फ्रैक्चर्ड। Once the matrix is cracked, the composite continue to carry increasing the tensile strength. जैसे ही उसमें क्रैक आता है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस बढ़ते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द पुल आउट रेजिस्टेंस ऑफ फाइबर्स एट द फर्स्ट क्रैक इज ग्रेटर देन द लोड एट द फर्स्ट क्रैक। तो इसके फाइबर्स डालने को हम लोगों से क्या होगा कि उसका हम लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा इसमें फाइबर्स डालने से। तो इसलिए हम लोग इसको एफआरसी को बेसिकली यूज करते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप देख लीजिए इसको, है ना, आगे हम लोग और डिटेल में इसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से नेक्स्ट आपका है लाइट वेट कंक्रीट। देखिए बहुत सारे कंक्रीट हैं और ये तीन तरीके के देखे हमने। अब लाइट वेट कंक्रीट है, लाइट वेट कंक्रीट की प्रॉपर्टी आप खुद देख सकते हो, है ना, कि मतलब क्यों यूज होता होगा, कहाँ पर यूज होता होगा, है ना, जहाँ पर हम लोगों का एक्चुअली में ज्यादा हम लोग नीचे का लोड नहीं ले सकते, वहां पर हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं वो बहुत हैवी मटेरियल है, हैवी बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लाइट वेट कंक्रीट बनाया, तो ताकि उसका स्ट्रक्चर का डेड लोड कम हो सकती है। डेड लोड मतलब कि उसका जो खुद का वेट है स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो उसको आप डेड लोड में कंसिडर कर सकते हैं। सो द लाइट वेट कंक्रीट या फिर एलडब्ल्यूसी इज मोर सुटेबल फॉर सच कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, सुटेबल फॉर लो डेंसिटी, जहाँ पर डेंसिटी कम चाहिए, थर्मल इंसुलेशन चाहिए आपको हीट वगैरह से उसके लिए, ठीक है, थर्मल और फायर प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड। लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट इज पर्टिकुलरली सुटेबल जहाँ जहाँ पे इन सारी चीजों की आपको जरूरत हो, आपको डेंसिटी कम चाहिए, थर्मल इंसुलेशन चाहिए या फायर प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप लाइट वेट कॉन्क्रीट उन जगहों पे यूज कर सकते हैं। अब इसकी मेथड्स हैं, ये कैसे आप लाइट वेट कॉन्क्रीट बना सकते हो, बाय मेकिंग कंक्रीट विद सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट ओनली। ठीक है, इस तरीके से कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, इसमें आप फाइन एग्रीगेट्स यूज नहीं कर रहे हो। समटाइम्स सच ए कंक्रीट इज रेफर्ड टू एज नो फाइन कंक्रीट आल्सो। ठीक है, नो फाइन कंक्रीट भी होते हैं क्योंकि इसमें फाइन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सुटेबल एग्रीगेट्स लाइक नेचुरल एग्रीगेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, स्लैग क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है, जो हम लोगों को ब्लास्ट फर्नेस, जो हीटिंग से जो बर्निंग के बाद हम लोगों को स्लैग मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्लिंकर्स हैं, ठीक है, फॉर्म स्लैग हैं, तो इनका भी आप यूज कर सकते हो एज अ नेचुरल एग्रीगेट और कई सारे एग्रीगेट्स की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मतलब प्लास्टिक को भी एज अ एग्रीगेट यूज करके देखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के वो हैं, मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने कंक्रीट को बना डेवलप किया हुआ है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग कंक्रीट डेवलप हुए हैं, तो उसी में से लाइट वेट कंक्रीट भी है। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ है, बाय रिप्लेसिंग कोर्स एग्रीगेट बाय पोरस और सेलुलर। पोरस मतलब जिसमें पोर्स हो, उस तरीके के एग्रीगेट्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए पत्थर है तो बहुत डेंस है, बहुत हार्ड है, ठीक है, उसकी जगह पे आपको ऐसा मटेरियल यूज करो जो पोरस हो, ठीक है, जो लाइट वेट में हो बिल्कुल, तो आप उस तरीके से भी लाइट वेट कंक्रीट बना सकते हो। दिस टाइप ऑफ सेलुलर कंक्रीट आर फॉर्म कंक्रीट, गैस कंक्रीट एक्सेट्रा। ठीक है, सेलुलर या फिर पोरस कंक्रीट को फॉर्म कंक्रीट या गैस कंक्रीट भी आप लोग बोलते हैं। और इसकी अमंग द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ सेलुलर कंक्रीट्स है हाई टेंडेंसी टू डिफॉर्मेशन और श्रिंकेज, बट इसमें एक शॉर्टकमिंग ये है कि इसमें डिफॉर्मेशन और श्रिंकेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, फॉर्म गैस कंक्रीट है। ठीक है, ये देखिए आपको जो मैं आपको बताया था, लाइट वेट कंक्रीट मतलब ये इस तरीके का है कि फ्लोटिंग कंक्रीट भी है। देखिए इट कैन फ्लोट ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए ये इतना लाइट वेट होता है, ये फ्लोट भी होता है, और आप इसको देखोगे इसमें पोर्स भी हैं हल्के हल्के, और ये बहुत लाइट वेट टाइप है। और मतलब आप एक एग्जांपल दूं तो आपको, आप आपका ये क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग ब्रिज तक का बनाया गया है।
पता है आपको, फ्लोटिंग ब्रिज भी आपका लाइट वेट कंक्रीट से बनाए गए हैं जो कि फ्लोट करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। आते हैं आपके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मैंने बताया आपको, पहले भी हमने देखा था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होते हैं। उस जगह पे यूज होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है कंक्रीट की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वहाँ पे बहुत ज्यादा, तो जैसे मैंने बताया था M40, ठीक है, 40 MPa इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम यूनिट होती है, ठीक है। मिलियन पास्कल बोलो या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलो, दिस इज सेम यूनिट। तो आप कंफ्यूज मत होना, 40 MPa लिखा हो या न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा हो, तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू दिस यूनिट ऑल्सो। तो ठीक है, ये सेम है mm स्क्वायर MPa। तो 40 N/mm स्क्वायर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, देखिए इसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो और देखिए इसमें जो जो सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ठीक है, जो हमने पहले देखा था कि सीमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज डाल के सीमेंट बनाया जाता है, तो उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। इसको हम कम से कम रखते हैं। उससे क्या होता है, उससे हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है और उससे श्रिंकेज कम हो जाते हैं बाद में, ठीक है। तो इसलिए इससे हाई स्ट्रेंथ भी मिलती है। दूसरा क्या होता है इसमें, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम लोग फाइन्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फाइन्स मतलब कि जैसे सैंड हो गई या फिर कुछ इस तरीके का मटेरियल जो बहुत फाइन होता है, ठीक है। देखिए रेंज कितनी है इसकी, 300 to 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, इतना फाइन है ये। दिस इज एरिया पर केजी। दैट मीन्स वी वांट वेरी फाइन सीमेंट, मतलब कि बहुत फाइन सीमेंट चाहिए होता है स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से एग्रीगेट का भी बताया है, उसका फाइनेंस मॉडुलस है वो कितना होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम साइज ऑफ पोस्ट एग्रीगेट लीड टू हायर स्ट्रेंथ, जितना smaller for a smaller maximum size of pore aggregate tends to higher strength. However, for fine aggregate, it should have a FM greater than 3। ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस क्या है, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए इसके लिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं अभी हमने देखे भी थे। हाई राइज बिल्डिंग्स में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन फॉर कॉलम ऑफ, मतलब कॉलम्स वगैरह में आपको ज्यादातर, क्योंकि देखिए कॉलम क्या होते हैं, आपका स्लैब का, बीम का, इन सब का लोड आपका कॉलम पे आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको बहुत हाई स्ट्रेंथ के कंक्रीट भी बनाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ का कंक्रीट है और स्टील का आपको कम यूज करना है, तो आप उस जगह पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज कर सकते हो। और कहाँ पर है, जहाँ पर इकोनॉमिकल आपको बनाना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, ठीक है, उससे इकोनॉमी भी बेटर कर देती है। तो इसका एप्लीकेशन है। सो फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दीज आर लिमिटेड टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट आर नॉट एक्सपोज टू फ्रीज थॉ साइकिल्स, मतलब कि अभी तक का मतलब इसको कि बहुत फ्रीजिंग वाले टेम्परेचर में इसको नहीं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को नहीं यूज किया हुआ है, ठीक है, लिमिटेड रखा गया। उसी तरीके से सुपर प्लास्टिसाइज्ड लो वाटर सीमेंट रेशियो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कंटेनिंग हाई सीमेंट कंक्रीट एंड अ गुड क्वालिटी पोजोलाना, ठीक है। पोजोलाना मटेरियल है ये भी, ठीक है। हैजा पोजोलाना जो हमारा ये होता है, सीमेंट होता है, उसमें भी ऐड होता है, ठीक है। पोजोलाना ही होता है बेसिकली, आपने ओपीसी पीपीसी सुना होगा ना, तो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो पोजोलाना बेसिकली पोर्टलैंड में मिलने वाला एक स्टोन है जिससे सीमेंट बनता है ना। तो उसका नाम ही पीपीसी इसलिए पड़ा क्योंकि वो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं उसको। तो ये भी ऐड किया जाता है इसमें। यूज फॉर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, वही सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन हैं उनके। सच एप्लीकेशन इंक्लूड फ्लोर्स इन द केमिकल एंड फूड इंडस्ट्री, ठीक है। ब्रिज डेक ओवरलेस, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब ब्रिज वगैरह में काफी ज्यादा इसका यूज होता है। देख सकते हैं एक होता है आरएमसी नाउ, ये आपने आपने देखा होगा, रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। और आरएमसी आपको मैं कॉमनली बताऊं तो आपने वो ट्रक देखे होंगे ना जिसमें पीछे से वो घूमने वाला लगा रहता है ना, जिसके अंदर कंक्रीट मिक्स होता रहता है, रेडी मिक्स मिक्स कंक्रीट मिलता है आपको साइड पे। आपको उसको ट्रांजिट भी कर, क्या ट्रांजिट मिक्स मिक्स ट्रक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आरएमसी क्या है, ये वो उस तरीके का कंक्रीट है जो कि डिलीवर किया जाता है साइट में, ठीक है। परचेजेस व्हीकल इन प्लास्टिक कंडीशन एंड रिक्वायर नो फर्दर ट्रीटमेंट बिफोर प्लेसिंग, मतलब इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेट, इसको आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो और वो वहाँ पर सेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रेडी मिक्स बोलते हैं कि वहीं पर ही आपका मिक्स हो रहा है और आप जनरली उसको यूज कर रहे हो, कॉमन बहुत उसी समय आपको उसको यूज कर रहे हो, ठीक है।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग सेंट्रलाइज ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट, ठीक है, उसमें हम लोग उसको कंट्रोल कंडीशन में बनाते हैं। ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट मतलब बैचिंग जो मैंने आपको बताया था सीमेंट में, उसी तरीके से बैचिंग प्लांट होता है जहाँ पे इसको मिक्स बनाया जाता है, बैचिंग प्रोसेस की जाती है, कितना एग्रीगेट मिलना है, कितना फाइन्स मिलना है, कितना सीमेंट मिलना है, उसको बैचिंग, ठीक है। और उसमें आपको ट्रांजिट मिक्सर ट्रक में उसको प्लेस किया जाता है और साइट में उसको भेज दिया जाता है, ठीक है, उसको रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। इसका फायदा क्या है, मोर केयरफुल प्लानिंग। एक तो फुल एडवांटेज रिक्वायर्ड मोर केयरफुल प्लानिंग, आपको केयरफुल प्लानिंग करनी है, बिकॉज रेडी मिक्स कंक्रीट है, आपको साइट में जो आप साइट में बना रहे हो कंक्रीट, वो उससे आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है, मोर केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है इसमें, बिकॉज आपको ट्रांजिट करना है, ट्रक में ये आ रहा है बन के, है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी, तो ही उसमें प्रॉपरली आप उसको प्लेस कर पाओगे। Due to better quality control measures adopted, RMC can be considered to be almost a factory made product. तो आप इसको एक किस्म से ये कह सकते हो कि ये फैक्ट्री से ही बन के आ रहा है, रेडी मिक्स होके आ रहा है, पहले से आप इसको साइट में नहीं बना रहे हो मसाले को, ये क्या है आपका मिक्स होके आ रहा है, तो इसको रेडी मिक्स कंक्रीट। तो फायदा क्या है इसका, साइट में आप लोगों को बनाना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप लोगों का जो जहाँ पर मास कंक्रीटिंग होनी है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज़ होना है, तो आप लोग क्या करोगे, सीधे के सीधे बैचिंग प्लांट से इसको फिल कर बनाते हो और आपका ट्रांजिट मिक्सर में मिक्स होते रहता है, ठीक है, और आपको रेडी मिलता है ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। द मेजर सेटबैक ऑफ द यूज ऑफ आरएमसी इज इट्स कॉस्ट, ऑफकोर्स कॉस्ट का बड़ा फर्क है, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए, आपको इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, है ना, वही अच्छा मिक्स बना पाएगा और तब जाके आपको रेडी मिक्स कंक्रीट मिल पाएगा। तो ये क्या होता है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जो साइड में हम लोग कंक्रीट बनाते हैं उससे थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ता है। क्वालिटी कैसी होती है, तो क्वालिटी आपका उसके स्ट्रेंथ लेवल और जो उसका उसका यूज जो है, उसका इंटेंडेड यूज है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। परचेजर जो आपसे जो खरीदना चाह रहा है वो कितनी स्ट्रेंथ चाह रहा है, कितना उसका किस चीज पे यूज है, वो कॉलम बनाना चाह रहा है, कॉलम पे डालना चाह रहा है किस, या डैम बन रहा है किस तरीके का, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन है उस पर कैसा यूज होगा, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एडवांटेजेस आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है, हमने इतना डिस्कस किया है इसमें एडवांटेजेस भी, ये जो मैं आपको बताया था ट्रांजिट मिक्सर ट्रक जिसे बोलते हैं, ये इसमें आपकी मिक्सिंग होती रहती है, ये आपका रोटेट होते रहता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये रोटेट होते रहता है आपका, तो इसमें आपको रेडी मिक्स कंक्रीट मिलता है, आरएमसी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, एचसीसी। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग नाम से पता चल रहा है खुद कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग का एक ही देखिए, कंक्रीट को हम लोगों को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है ताकि उसमें कोई वॉइड ना बने, उसमें कोई एयर ना घुस पाए, ठीक है, होता है कि नहीं होता, अभी तक हम लोग देख रहे थे इसमें। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या करता है, हम लोगों को वाइब्रेटर्स यूज करने पड़ लेते हैं उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, राइट, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइब्रेटर्स नहीं जा पाते, जहाँ पर आप उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं कर पाते, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कंजेस्टेड जगहें होती है, ठीक है, तो उसमें उन जगहों पे आप यूज करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, जिसको आप प्लेस कर दो और हल्के हल्के अपने आप को खुद कॉम्पैक्ट करने लगता है। देखो, प्योरली बाय मींस ऑफ इट्स ओन वेट एंड विदाउट द नीड ऑफ वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्शन, बिना इसकी वाइब्रेशन के कॉम्पैक्शन के अपने वेट से ये सेल्फ कॉम्पैक्ट होने लगता है, ठीक है। सो इट इज जस्ट यूजेस ऑफ एक्स्ट्रा एडमिक्सचर्स, जिसमें क्या करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एडमिक्सचर्स पे पूरा एक लेक्चर रहेगा आप लोगों का। सुपर प्लास्टिसाइजर्स और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स, देखो विस्कोसिटी उसको मॉडिफाई करने के लिए ये एडमिक्सचर्स ऐड किए जाते हैं इसमें, तो ये क्या करता है बेसिकली उसको सेल्फ कॉम्पैक्ट करता है। तो इसी तरीके से एसएससी जो है वो नॉर्मल जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है उससे डिफरेंट है। In SSC, high amount of supplementary cementitious material up to 70% of total content are added. ठीक है, नॉर्मली दीज सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आर फ्लाई ऐश, जो बेसिकली ये मटेरियल यूज होते हैं कौन कौन से, फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ठीक है, इन चीजों का ज्यादातर यूज किया जाता है इसमें। So SSC does not require any compaction. It saves time, labor, and energy also. Also good surface finishes produce. तो इसमें क्या होगा, आपको वाइब्रेशन नहीं देनी पड़ेगी, आपको टाइम कम लगेगा, आपको लेबर कम लगेगा, आपकी एनर्जी कम होगी, थोड़ा एफिशिएंट आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग। अब जैसे मैं बता रहा था कि कहाँ पर कैसी जगहों पे यूज होता है, उसका एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ये वाला।
बीम कॉलम जॉइंट, ये देखिए ये बीम जा रही है नीचे से और ये उस पे कॉलम खड़ा है, देखिए कितना कितना मतलब ये कंजेस्टेड है यहाँ पर, है ना। तो इसमें कहीं पे वाइब्रेट जा ही नहीं सकता, इसको आपको कंक्रीट कैसे फिल करोगे इस चीज में। तो ऐसी जगहों में आप लोगों का सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज किया जाता है, जनरली यूज होता है इसमें। ठीक है, तो इन जगहों पे इस तरीके के कंक्रीट को आपको यूज करना होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके। नॉन सेग्रीगेटिंग है, मतलब कि सेग्रीगेशन का आपको पता था, मतलब ये जो जिससे एग्रीगेट रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो वो नॉन सेग्रीगेटिंग है, इसके फायदे हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लीडिंग इसमें नहीं होती, वाइब्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, फ्लो स्प्रेड जो होता है उसका मतलब ये डायमीटर बता रहेगा 45 सेंटीमीटर डायमीटर और ग्रेटर अटेनेबल, इतना आपका फ्लो स्प्रेड होता है इसमें। ठीक है, सेट टाइम जो है वो इंक्रीज, मिक्सेस इंक्रीज अप टू 90 मिनट्स, ये देखिए 90 मिनट्स तक का आपका सेट टाइम रहता है इसमें। वर्केबिलिटी इसकी अच्छी होती है, वर्केबिलिटी ऑफ सेल्फ इज इक्विलिब्रियम ऑफ इट्स फ्लूइडिटी, डिफॉर्मेशन एंड रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, ये सारी चीजें, फ्लूइडिटी है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेबिलिटी है, रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन एंड फिलिंग एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है फिलिंग एबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसी जगहों पे ये यूज होता है। ठीक है, and it has to be maintained for sufficient time period to allow for its transportation, placing और finishing के लिए इसको sufficient time period required होता है। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए 90 मिनट्स का जो है, मैं बता रहा था आपको, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 90 मिनट्स का है इसका। ठीक है, ज्यादा होता है थोड़ा, 90 मिनट्स मतलब करीब करीब 1.5 घंटे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम तो और ज्यादा होगा। ठीक, तो ये इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट वन इज योर शॉर्टक्रीट। अब ये बड़ा नाम से आप देखेंगे तो शॉर्टक्रीट है। शॉर्टक्रीट मतलब बेसिकली क्या है कि शॉर्ट करना, आपको कंक्रीट को शॉर्ट करना है किसी जगह पे। ठीक है, इसका आप कैसे देख सकते हो यूज की, आप किसी बहुत हाइट पे हो, ठीक है, आप नीचे से ऊपर कंक्रीट लाओगे तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ट्रॉली लगानी पड़ेगी या लेबर उठा के लाएंगे, या इस तरीके का रहता है। देखिए शॉर्टक्रीट क्या होता है कि आपका पाइप होता है, होज होता है, थ्रू अ होज, जैसे बोलते हैं ना फायर होज जिसे बोलते हैं, जिससे पानी निकलता है, उस तरीके के मोटे मोटे पाइप होते हैं, उसके उससे आप कंक्रीट को शॉर्ट करते हो। ठीक है, और उससे आप कंक्रीट को प्लेस करते हो उस जगह पे। ठीक है, एंड हाई वेलोसिटी ऑन अ सरफेस, मतलब काफी ज्यादा वेलोसिटी से ये जाता है, तो इसको शॉर्ट क्रीट बोलते हैं। बेसिकली शॉर्ट हो रहा है उसमें, है ना, गन की तरह शॉर्ट हो रहा है, उस तरीके से किसी बोल सकते हो। इट इज सिमिलर टू ग्रेनाइट मोटार बट विद कोर्स एग्रीगेट। मोटार में क्या होता है हम लोगों का, सीमेंट और सैंड रहता है मोटार में, बट इसमें कोर्स एग्रीगेट भी रहता है। ठीक है, मोटार हम लोग आराम से प्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड और सीमेंट रहता है मोटार में, तो वो आप आराम से पाइप के थ्रू उसको वो कर सकते हो, है ना, होस के थ्रू भेज सकते हो। बट इसमें क्या होता है, शॉर्टक्रीट में आपका कोर्स एग्रीगेट भी रहता है। तो बेसिकली पूरा कंक्रीट ही है, लेकिन इसकी आपको थोड़ी विस्कोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, हाई उसको विस्कोसिटी इसलिए ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो आपको लो रखना पड़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ा के रखनी पड़ेगी ताकि ये मूव कर सके उस होस के अंदर। ठीक है, तो ये इसका यूज है। नॉर्मल स्पेसिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन क्या है, सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर आल्सो अप्लाई टू शॉर्टक्रीट। नॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट आप यूज करते हो वो तो है ही, एंड इट शुड बी harder to account for addition of small size. The water cement ratio is kept, देखिए लिखा हुआ है ना, वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपको इसमें कम रखना पड़ता है। द एडमिनिस्ट्रेटर सच एज एक्सीलेटर आर यूज, एक्सीलेटर इसमें यूज करने पड़ते हैं टू परमिट क्विक सेटिंग ऑफ शॉर्ट, ताकि इसमें क्विक सेटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, शॉर्ट the high cost of shotcrete and the wastage due to rebound has to be weighted with other techniques before recommending it. अब ये भी है शॉर्टक्रीट में, आप जो इसको शॉर्ट कर रहे हो होस के थ्रू, ठीक है, उसमें रिबाउंड भी होगा थोड़ा। ठीक है, और उसमें ये सब कुछ आपको थोड़ा सा इसमें हाई कॉस्ट इसमें रहती है फिर इसकी। ठीक है, इट इज ऑल्सो टू बी रिमेम्बर दैट इट इज नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, एंड डस्टिंग प्रॉब्लम इसमें रहती है, क्योंकि आप शॉर्ट करते हो उसको, दूर से प्लेस कर रहे हो उसको, और वेस्ट ड्यू टू रिबाउंड, टकराने की वजह से आप किसी चीज को शॉर्ट कर रहे हो, टकरा के वापस भी गिरेगा, है ना, तो उसकी वजह से वेस्ट भी काफी ज्यादा होता है। तो ये सब आपको कंसिडर करना पड़ता है, तो उसकी वजह से इसकी थोड़ी कॉस्ट जो है हाई है। बट शॉर्टक्रीट का बहुत कॉमनली यूज किया जाता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंक्रीट की जरूरत है। ठीक है, और आप मतलब एक्सटेंसिव लेबर वर्क नहीं चाह रहे हो, आप सीधे उसको होस के थ्रू कंक्रीट को शॉर्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के आपके
कंक्रीट थे जो मैं ये कंक्रीट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। थोड़े बहुत हमने डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम लोगों को नहीं देखना है, थोड़ा बहुत आप लोग इसको बुक से भी अपना देखेंगे, ठीक है। थोड़ा आइडिया मैंने आप लोगों को इसके बारे में दे दिया कि डिफरेंट है, और भी तरीके के कंक्रीट होते हैं, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, कुछ और भी तरीके के भी कंक्रीट्स हैं, तो वो भी बेसिकली आप लोगों को इनसे जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, है ना। कभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट अबाउट ऑल दीज टाइप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडमिक्सचर्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए कंक्रीट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। Okay, so this is this will be all for today, I guess. आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए सर आपने हाँ जी बताइए प्लीज। सर आपने बोला था कि आप बुक की पीडीएफ भेजोगे। हाँ, बुक अरेंज हो गई है, मैं उसको आज जो मैं ये वीडियो लेक्चर भेजूंगा उसके साथ ही मैं आप लोगों को उसमें गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे ई बुक एक मिल गई है, आप लोग उसमें देख लीजिए। ओके। हाँ, उसमें सारी चीज़ें आपकी यूनिट वाइज अवेलेबल है उस ई बुक। ठीक ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग देन। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको स्लॉट बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू क्लास, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।